ठीक है। अब सुनिए, आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। ये इसलिए क्योंकि अब हमारी क्लास होगी होली के बाद, तो आपको इसी तरीके की एक डीपीपी अभी भेज दूंगा, अभी एंड टू एंड, और साथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पूरे की फोटो है, उसमें अंडरलाइन कर रखे ब्लैक से मैंने, ठीक है ना। सिर्फ उतना ही करना है, सारे नहीं करना, ठीक है। हम लोग टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चलते समय जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। 5 या 10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करने में, ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको हैंडी लॉ पढ़ा दिया था, बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत थी उसमें? नहीं, पक्का बेटा? क्या नाम दोबारा? अनिक, वो बंद कर दो आवाज, फिर बेटा आवाज नहीं आएगी। तो देखो, हैंडी लॉ में कौन कौन था जो लास्ट क्लास में नहीं आया था? बुरे नुकसान कर लिया ना अपना? नहीं बताया तो? अरे कल तो इतनी बढ़िया क्लास थी, रिकॉर्डिंग भूल गया मैं, ऑन करने ही भूल गया, और फिर रिकॉर्ड भी हुई तो वो हुई नहीं, इन्होंने फोकस सेट नहीं किया। तो सुनो, कुल मिला के ये था कि हैंडी लॉ क्या होता है ये बताया गया था, और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं ये पढ़ाया गया था, ठीक है। तो क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? 3 एप्लीकेशन होते हैं। कौन कौन से बोलो? ठीक है, पैकिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन क्लाइंबिंग और स्कूबा डाइविंग, ठीक है भाई। मैंने आपको एक काम और बोला था, मैंने ये बोला था कि आप क्या कर लीजिएगा, नहीं आप ये पता लगा के आइए कि माउंटेन्स पर कौन सी डिसीज होती है, और स्कूबा डाइविंग, हाँ, तो ऊपर होती है एनॉक्सिया और नीचे होती है बेंड, ठीक है। जब आप मोती निकाल के लाते हो तो फिर बेंड डिसीज हो जाती है और तुम्हारी मौत हो जाती है। एनॉक्सिया में तुम थोड़ा सा बेहोश हो सकते हो, मर सकते हो, कौन मारो उसको, ठीक है। ये होता है, ठीक है भाई, बात क्लियर है ना? ठीक। अब किसी को हैंडी लॉ में कोई दिक्कत? पक्का? अब देखो ऊपर देखो, मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था, जैसे प्रेशर निकालना है, KH गैस। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, शुरू की 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, मोलैलिटी और मोलैलिटी निकालना आता है, तो मेजॉरिटी ऑफ सवाल हो जाएंगे। अब देखो, अगर मुझे प्रेशर फाइंड करना है और मुझे ये निकालना आता है, तो क्या मुझे KH का मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा? कोई लॉजिक इस बात का? बात समझ आ गई ना? इसलिए मैंने आपको समझाया था कि जिसके पास कमांड आ गई किस पे, मोल फ्रैक्शन पे, मोलैलिटी पे, मोलैलिटी पे, सवाल तुरंत, बिल्कुल सारे सवाल इसी स्टाइल में। यहां या तो मोल फ्रैक्शन लिखा होगा या मोलैलिटी या मोलैलिटी, कुछ ना कुछ अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग चीज लिखी होगी, और किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई चलेगा, बस। इसलिए इस पूरे चैप्टर के सभी सवालों में आपको ये 3 चीजें परफेक्शन लानी है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। इसीलिए मैं इसके थोड़े से ज्यादा से सवाल आज होमवर्क में दूंगा। 2 सवाल नहीं आ रहे, वो आज हम करके ही जाएंगे, चाहे कितना भी लेट हो जाए, ठीक है। अब देखिए, ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, जिस चीज के लिए हम निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है बताइए? बोलो, ऊपर के क्या लिखूं? एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन क्या? एन सॉल्वेंट। भाई वाटर कुछ ना कुछ तो सॉल्वेंट ही होगा ना, ठीक है, सॉल्वेंट। सपोज पानी हो गया या कुछ और हो गया, रहेगा तो सॉल्वेंट ही। तो इस तरीके से एक्स गैस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकल आएगा। KH कांस्टेंट गिवन होता है, याद नहीं करना है, कोई मसला नहीं है, तो गिवन है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर बात। तो अब बताओ, कोई ऐसा भी है जो हेनरी के कांस्टेंट ना लगा, हेनरी के सवाल ना लगा पाए? हो जाएंगे। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन आता है तो कोई लॉजिक है कि इसका सवाल रुक जाए मुझसे? पक्का है ना? क्लियर? मोल फ्रैक्शन के कल मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, एक और आपको सिखाया था जिसमें M दिया होता है, M वाला, है ना। अभी आपको 1-2 तरीके और सिखाएंगे, कुछ शॉर्टकट बढ़िया से, ठीक है। अभी यहां क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। देखो भाई, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसको और समझो। हेनरी लॉ के अगला है राउल्ट्स लॉ, बीच में भी 1-2 टॉपिक है, तो सुनिए। हेनरी लॉ में हमने, अच्छा एक और बात, हेनरी लॉ की कोई डेफिनेशन पूछ दे तो क्या लिखोगे बताओ? हाँ बस यही है, जो फॉर्मूला है ना उसी को स्टेटमेंट में लिख दो। हेनरी लॉ डिफाइंस या इट स्टेट्स दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यही है ना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। बस जैसे लिखा है वैसे ही बोल देना है, कुछ नहीं करना, खत्म। बोलो क्लियर? ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, हाँ मतलब एक ही बात है, या फिर मोल फ्रैक्शन बढ़ा दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन तरीका ये है कि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो जो गैस है वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है?
अब हम आज एक नया टॉपिक सीखेंगे, राउल्स लॉ। ठीक है, क्या टॉपिक है पहले समझते हैं। तुम में से चाय किसको बनानी आती है? बढ़िया, बड़े कम हाथ है, चाय भी नहीं बना पाते, मक्कार हो। ठीक है, जरा हाथ नीचे को देखते हैं कौन कैसे बनाता है। बताओ बेटा कैसे बनाती हो? तो पहले मतलब कि पानी डालती हूँ, उसका चाय पत्ती, फिर चीनी, उसके बाद ऊपर से दूध डालती हूँ। कहाँ डाल देती हूँ? छत से नीचे? बर्तन वर्तन लिया नहीं तुमने? फेंके जा रही है पानी चाय पत्ती? हाँ नहीं, मैंने तसला लिया। तसला? तसला तो आटा मारने के लिए होता है भाई। अरे रुको रुको, सुनोगे तभी पता चलेगा क्या हुआ है। हाँ बोलो। पतीला जैसे नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है। फिर मैंने पानी डाला। एक मिनट, टायर में नहीं बन रही है, क्या बात कर रही है? रुक जाओ, तुम बताओ। तो पानी, उसके बाद फिर चाय पत्ती, फिर चीनी, उसके बाद ऊपर से दूध डालते हैं, उसके बाद अदरक और इलायची। चाय अच्छी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। पसंद किया था बहुत। अरे किसी को झूठ बोल दिया उन्होंने मन बहलाने के लिए, नहीं बनेगी अच्छी। ठीक है, मैं ये भी बता दूं, देखो राउल्स लॉ में ये समझा देगा कि ये अच्छी नहीं बन सकती, और मैं बता दूंगा, प्रूव कर दूंगा ये बात की अच्छी नहीं बनेगी, रीजन भी समझाऊंगा आपको। हाँ भाई, और कोई कैसे बना रहा? और कोई तरीके से? हाँ बताओ भाई। सो एक मिनट पहले बात सुना करो। हाँ, पैन में पानी, चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल देंगे, अदरक कूट कर डालेंगे। हाँ। और फिर और फिर उसको धीमी आंच पे रख देंगे। हाँ। और फिर उसमें थोड़ी देर बाद जब वो छिड़केगी तो उसमें पानी, मतलब वो दूध डालेंगे, और फिर जब वो ढंग से ऐसे उबलेगी तो फिर मतलब बन के तैयार हो जाएगी। तो कूटेंगे भाई, तुम कूटेंगे। चलो भाई सुनो, नहीं बनेगी, बढ़िया। अरे मैं तो बताऊंगा, बताओ भाई। सर चाय मसाला नहीं, चाय मसाले से तो कुछ वो अलग मसला है। हाँ बताओ भाई, तुम हाँ तुम बता। हाँ तो सेमी सर, शर्ट डॉली की चाय लास्ट ऐसे कुछ चलेगा। और अच्छा बताओ, हाँ लास्ट में क्या हो जाता है? लास्ट में छन्नी से छानते छन्नी से छानते हो, उसमें क्या नई बात है? देखिए समझिए। अच्छा मुझे एक दूसरी बात और, फिर तो बताता हूँ कैसे बननी चाहिए। आज के बाद ना ऐसे बनाने, ऐसे मैं बताऊंगा। ठीक है, आप पूरा रूल लगा के एकदम साइंटिफिक तरीके से बनाएगी। अभी तुमने देखा मम्मी कैसे बनाई, वैसे बना दी। मम्मी का भी नहीं देखा ऐसी मन से बना रहे हो कुछ भी। पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो किसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। डेनिसन छुप रहे थे ना, तो देखो ऐसा हुआ कि एक दिन डेनिसन बैठे थे अपने सोफे पे, है ना, और इनके मतलब डायगनली क्या है, किचन है इनके घर में, है ऐसा, है ना, जहाँ सोफा पड़ा है उसके डायगनली इनका क्या है, किचन है। तो मम्मी आई और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है डेनिसन, कि वहां पे देखे रहना दूध रखा हुआ है, और अगर दूध फैल गया तो तुम समझ लेना। ये देख रहे थे टीवी, तो भैया जी दूध ऊपर आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा था, ठीक है, और ये टीवी में खो गए अपना, और दूध फैलने वाला ही तरफ तक मम्मी ने देखा कि दूध फैल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वो दूर थी तो उन्होंने वो लिए बतासे या चीनी टाइप की, समझ गए, बतासे जानते हो ना, चीनी के बनते हैं, है ना, या फिर चीनी ली और वहां से फेंकी और बढ़ गया निशाना, और उसमें चले गए भगोने के अंदर। ठीक है भाई, आप जब वो उसके अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा? नहीं मीठा तो होगा, वो तो एक अलग मसला है, करेक्ट, ये बात होगी। उस समय जो दूध ऊपर आ रहा था वो तुरंत नीचे चला जाएगा। इसीलिए मैंने चाय वाली बात की थी। अगर आपने चाय बनाई होगी तो आपने देखा होगा, चाय जब ऊपर आने लगती है और उस समय अगर मैं शक्कर डाल दूं या कोई भी चीज डाल दूं तो वो उस समय तुरंत नीचे चली जाती है, दूध नीचे चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके बाद चप्पल आई है डेनिसन में, है चप्पल ही चप्पल, मजा आ गया डेनिसन को। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा फिर मौका हुआ कि मम्मी ने कहा आज देख रहे ना बेटा, फैल गया ना, समझ लेना। और ये इन्होंने सोचा भूल जाएंगे तो ये तो फैल ही जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, एक चीनी का दाना, है ना, क्योंकि अगर हम मुट्ठी भर के फेंकेंगे तो रास्ते में फैलेगा, तो एक दो दाने पकड़ लिए हाथ में, उनका जैसे ही ऊपर आएगा यहीं से फेंक देंगे, बस खत्म। उसके बाद तो जैसे ही दूध ऊपर आया, डेनिसन ने क्या किया, दो चीनी के दाने फेंक दिए, दूध में गिरे। अब क्या हुआ? चप्पल आई है, चप्पल ही चप्पल, क्योंकि दो दाने से क्या हुआ, वो दूध नीचे नहीं गया। क्वेश्चन ये है कि जब हमने बहुत सारे चीनी के दाने डाल दिए थे तो दूध नीचे क्यों चला गया? फिर थोड़ी देर बाद फिर से ऊपर आ जाता है।
जब उसे ऊपर ही आना था तो नीचे जाने की क्या जरूरत है? चीनी के दाने गिर गए थे, बीच में से ऐसे करता कवर करता, फिर ऊपर आ जाता। हाँ, बात तो सही है, इन्होंने बात सही बोली है कि प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझना है, यहां पर जो लॉ लग रहा है ये राउल्स लॉ है। ठीक है, कोई चीज फालतू नहीं बोली जाती, ये क्या है? राउल्स लॉ है। कैसे एप्लीकेबल हुआ, क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है? और यहां पर आपने देखा होगा, मैंने इसीलिए ये एग्जांपल लिया है, मैंने एक दूध का केस लिया, मतलब मिल्क मतलब सॉल्वेंट मतलब लिक्विड लिया मैंने, और चीनी मतलब सॉलिड लिया। तो ये केस जो चल रहा है वो लिक्विड और सॉलिड या लिक्विड और लिक्विड के वर्सेस में चल रहा है। लिक्विड के साथ मैंने गैस नहीं ली। तो जब हम किसी चीज में गैस मिलाते हैं तो मैं हेनरी लॉ को प्रेफर करता हूँ, तो हेनरी लॉ गैस के लिए ज्यादा अच्छा होता है। और अगर मैं लिक्विड मिलाऊं या सॉलिड मिलाऊं तो फिर मैं राउल्स लॉ को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि राउल्स लॉ से गैस निकलेगी नहीं, गैस का हो जाता है, लेकिन हेनरी लॉ है उसके लिए हमारे पास, तो हम हेनरी लॉ को ही फॉलो करते हैं। उम्मीद है ये बात समझ की दोनों में, है ना? अभी इनका डिफरेंस और वो भी मैं समझा दूंगा, लिखवा भी दूंगा आपको। तो अब पहले, हाँ, तो अब तुम बताओ, अब तुमने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि पानी लिया और उसमें शक्कर डाल दी। अब ध्यान सुनना, इनकी चाय क्यों खराब बनेगी? जब पानी में आपने शक्कर डाली, शक्कर डिजोल्व हो गई, हाँ है ना? डिजोल्व हो गई, इसका मतलब वो कहां गई? वो पानी के बीच के स्पेस में चली गई, हाँ है ना? और अब तुमने क्या डाल दिया उसमें? चाय की पत्ती डाल दी। तो चाय की पत्ती का जो रंग है या जो उसके कंपाउंड है जो उसमें से निकल रहे हैं, है ना, उनको जाने के लिए स्पेस क्या हो गया? घट गया। टेक्निकल है, हाँ है ना? इसलिए अगर आप चाय की पत्ती पहले डालते पानी में और उसको पूरा पका लेते तो मैक्सिमम चाय उसके अंदर आ चुकी होती, और उसके बाद लास्ट में तुम चीनी डालो, क्योंकि चीनी तो डिजोल्व हो ही जाएगी। तुम चाय की पत्ती डालते, देन अदरक डालते या और जो कुछ भी डाला था उस समय डालते, और जब वो पूरी पक के एकदम ब्लैक या नियर अबाउट टू ब्लैक पहुंच जाता, देन तुम उसमें दूध ऐड करते, तो दूध के पार्टिकल फिर से साइज को बढ़ा देंगे, फिर तुम चीनी डालते, तो वो चीनी दूध के पार्टिकल के साथ सेटलमेंट में चली जाती और बढ़िया चाय बनती। क्या मतलब? बढ़िया चाय बना? हाँ, पहले नहीं बोला कि किसी से, अब जब कह दिया तो मैं भी हाँ, देख लिया कितने चंट हो रहे लोग। आप सुनो भाई, रावण लोगों को देखें। तो अब जब बनाना तो ऐसे बनाना, चीनी सबसे बाद में, ठीक है? और एक और बात है ना, कुछ और बोलना है फिर कह दो कि मैं भी बोल दो। आपको अब जब भी बनाना तो चाय बनाने के लिए रख दी, फिर उसके बाद वहां खड़े नहीं रहना है, वहां से चले जाओ, स्लो कर दो, सिम करके और चले जाओ, और जब चाय बन जाएगी ना, एक्चुअल सही से बन जाएगी, तो उसकी स्मेल आपको बाहर भी आने लगेगी। उसकी स्मेल बाहर आएगी। जैसे तुम यहाँ चले जाओ सब्जी मंडी वाले के पास, यहाँ चाय वाला खड़ा रहता है ना, तुम उसके पास से निकलो ना, उसकी स्मेल आएगी, क्योंकि वहाँ बहुत देर से वो चाय बना रहा है। और तुम लोग क्या करते? 2 बार ऊपर किया, 2 बार ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर गई, छान लो। अरे यार, अभी तो सही से सेटलमेंट ही नहीं हुआ उसका, उसको छोड़ दो। अगर आपने 3 कप बनाई है तो उसको 2 कप तक रह जाने दो, फिर पियो। चाय पत्ती पे भी तो मैटर करता है, पत्ती पे हम मैटर तो करता है, लेकिन बहुत बड़ा बस और पिलाऊं चाय? गैस खत्म हो जाएगी इतने देर में। चलो सुनो खत्म बस। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज सीखेंगे, मैंने पहले भी ये बात सिखाई है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि बात तो बॉइलिंग की चल रही है। राउंड स्लो मैं आप टॉपिक ही है इसलिए लेके आया हूँ कि आप बॉइलिंग को समझ पाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? ऐसे फूक मारो, हाथ लगा, बताओ भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। हाँ करेक्ट, ठीक है ना? तुम्हें पता नहीं है? बताओ, अगर तुम सही बता दोगे ना, सबको समोसा खिलाऊंगा। चलो बस सब लोग साथ रहना, बोलो। ऐसा पॉइंट जिसपे वो बॉयल हो जाता है। नहीं, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मतलब बॉइलिंग मतलब कि कुछ मतलब स्टार्ट होता है। हाँ, बस यही तो नहीं होता। आप 11th में नहीं थे ना, इसलिए। देखो एक बात सुनो, हमें ऐसा लगता है कि 11th की यूज नहीं है। अब देखो तुमने ये चैप्टर पढ़ा, मोल फ्रैक्शन मोलरिटी आ रहा है ना, पूरे चैप्टर में आएगा। कैसे यूज नहीं है? जब अगर हम 11th नहीं पढ़ते ना, तो 12th में कुछ इम्पैक्ट तो उसका आएगा ही आएगा, चाहे फिर आप, और अगर हमें कम मेहनत की 12th में तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाएगा। सर पंखा चला दो, पसीने आ रहा। अच्छा पंखा चल चला नहीं। अभी देखो बॉइलिंग पॉइंट बता नहीं भाई, पंखा चला दो। सुना भाई ऊपर बेटा, इसमें आवाज चली जाएगी, रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से
चुपचाप हो जाओ। हाँ तो उसमें पानी गिरना है। सुनो, यहां से हमने इसको गर्म किया, ठीक है, ये वेपर्स निकली। क्या गैस पे कोई सॉल्वेंट रखते ही वो उबलने लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो उस पर प्रेशर लगा रही है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, ऊपर से नीचे इसको दबा रहा है, ऊपर जान दो, ऊपर से नीचे इसको दबा रहा है। और जब हम गर्म करते हैं तो ये है वेपर प्रेशर, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ये एक जगह पर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब तक ये ज्यादा है ये नीचे रहेगा, जैसे ही ये इसके बराबर आएगा, बराबर, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे ही वेपर प्रेशर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। बात समझ आ गई ना। बाहर मूव करना डिपेंड करता है और फैक्टरों पर भी। पानी को गर्म करो, पानी गर्म करने के लिए रख दो, उबलने लगेगा, बाहर थोड़ा निकल आएगा, ठीक है ना। तो वो और फैक्टरों पे भी बंद करता है कि लेयर बन जाए, गैस क्लोज हो जाए और सब कुछ। तो उम्मीद है आप समझ गए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वक्त यहाँ पर सिर्फ वाटर है, मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात चल रही है। जिस चीज में मैं प्योर वर्ड यूज कर दूं, प्योर, ठीक है, चाहे वो सॉल्वेंट हो या कुछ भी हो, उसको हम नॉट से लिखते हैं। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो असल में पी नॉट है, और सॉल्वेंट के लिए मैं ए लगाता हूं, ये मैंने पहले दिन लिखवाया था आपको, है ना। तो ये पी नॉट ए है, ठीक है। जब क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी ही पड़ा है और कुछ भी नहीं पड़ा है। अब मैंने इसमें डाल दी चीनी, थोड़े से दाने डाल दिए, किसके, चीनी के। बोलो क्लियर, हाँ है ना। अब चीनी क्या होगी, चीनी उड़ेगी। चीनी क्यों उड़ेगी यार, क्यों उड़ जाएगी, बहुत गर्म कर रहे हैं, सोच लो भाई। तुम जानते हो, कर जानो, तुम बता बेटा। नहीं, चाशनी तो बनेगी, लेकिन उसमें से क्या धुआं निकलना बंद हो जाएगा? नहीं। तो फिर तो उड़ी ना। चीनी थोड़ा रुक एक मिनट, आ रहे सब, ये 70 की बात चली, चीनी की बात नहीं चल रही है। चीनी तो उड़ेगी कुछ दिनों बाद, ये चुनाव हो जाने दो एक बार, सब उड़ेंगे। हाँ भाई बताओ, तो पानी क्यों रही है ना? चीनी उड़ी कि नहीं, शक्कर? नहीं। हाँ भाई तुम लोग कोई और बताओ, मानसी तुम बता बेटा। नहीं उड़ी? अरे अनेक, फिर कौन उड़ा? चलो सुनो, मतलब उड़ गया। तो सुनो, देखिए ऐसा है कि चीनी तो उड़ेगी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, समझ गए ना। वॉलेटाइल वो होते हैं जो उड़ जाते हैं, जैसे पानी वॉलेटाइल है वो उड़ जाता है, नॉन वॉलेटाइल है चीनी, तो वो नहीं उड़ेगी। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब चीनी यहाँ पर पड़ी हुई भाई, उड़ रही नहीं है। अब देखो ये उड़ नहीं रही, इसके नीचे जो वाटर की मॉलिक्यूल है वो भी नहीं उड़ेंगे। क्यों? जब तक ये हटेगी नहीं तो वो उड़ेंगे नहीं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब समझो, शुरुआत में यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से वेपर्स जा रही थी ऊपर, धक्का मार रही थी, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, जल्दी से इक्वल हो रहा था एटमॉस्फेयर प्रेशर के। बोलो क्लियर है ना? yes, अब क्या हुआ है, ये उड़ नहीं रही, ये वाला भी नहीं उड़ रहा, ये भी नहीं उड़ रहा, और ये मतलब ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी नहीं उड़ रहा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो वेपर्स निकल रही थी पहले, उन्होंने निकलना क्या कर दिया है, बंद कर दिया। अब सोचो, जैसे ही ये बंद होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर वो तो उतने का उतना ही है, तो वो उसको क्या कर देगा, नीचे दबा देगा। आप देखो क्या रिलेट कर पा रहे हो कि शक्कर डालने पर चाय नीचे क्यों चली गई थी, ये रीजन था। उम्मीद है बात समझ आई है ना। इसीलिए मैंने चाय वाली बात आपको बोली थी। क्या आपको याद है कि चाय में या किसी सॉल्वेंट में जब वो बॉयल हो रहा है, आप कोई सॉल्यूट मिलाएंगे नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना। अभी मैं नॉन वॉलेटाइल की बात कर रहा हूँ, वॉलेटाइल की भी बात करूंगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वो सॉल्यूट उसके सरफेस एरिया पर आएगा, और वहां से वेपर प्रेशर जो उड़ रहा है, जो वेपर्स उड़ रही हैं, उनके उड़ने को क्या करेगा, रोकेगा। फिर वो उनको उड़ने नहीं देगा, और इससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर प्रेशर तो जितना है उतना ही रहेगा, ये कम हो गया तो तुरंत वो नीचे चला जाएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ है ना, बात क्लियर है ना। अच्छा, अब मैंने इसमें कुछ मिला दिया, तो अब ये प्योर तो रहा नहीं है, क्या प्योर नहीं, अब तो ये सॉल्यूशन हो गया ना। तो इसका प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, वो कहलाता है पीए। क्या कहलाता है? पीए। तो एक होता है पीए और एक होता है पी नॉट। उम्मीद है ये बात क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक पीए हो गया, पी नॉट हो गया। पहले ये दोनों टर्म क्लियर होने चाहिए, कोई समस्या? अब मुझे एक बात बताना, मुझे ये बताओ कि क्या नाम बेटा, डेनिसन ने जब 2 दाने चीनी डाले, तब फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ?
हाँ, क्योंकि अमाउंट कम था। अगर मैं इन सबको हटा दूं, सिर्फ एक दाना चीनी का ऊपर हो, तो वो कितना ही वेपर प्रेशर में चेंज ला देगा, ना के बराबर, सेकंड भी नहीं लगेगा, वो फिर से ऊपर आ जाएगा। हाँ है ना। ऐसा तो है नहीं कि चाय उबल रही है, तुम उसमें चीनी डाला है, फिर उसके बाद वो नीचे चली गई और फिर नीचे ऊपर आई नहीं कभी, ऐसा होता है क्या? थोड़ी देर बाद वेपर प्रेशर बराबर आ जाता है, लेकिन टाइम लग जाता है। अब आपने एक ही दाना डाला तो वो टाइम बहुत कम होगा, तुरंत ही कवर होकर वो ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है बात क्लियर है ना? आए ना। तो हमने क्या सीखा कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रेशर लगा रहा है, मतलब PA, ठीक है, PA, ध्यान सुनिएगा, PA मतलब ये क्या है? हाँ, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है किसके? बोलो किसके? XA के, XB के? XB, सोच लो, हमें क्या, हम तो बताएंगे बाद में। XA के, XB के? बोलो जल्दी बोलो, फटाफट, समय नहीं है। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो ना कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। अगर मैं यहाँ पर चीनी की संख्या बढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, चीनी की संख्या बढ़ा रहा हूं, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो प्रोपोर्शनल आ रहा है कि इनवर्सली आ रहा है? तो बात समझ में आ गई ना। तो ये किसके होगा? X, क्या लिखूं यहाँ पर, A या B? B, हमने लिखा कुछ नहीं समझ पाए, A लिखा जाएगा। B क्यों लिखेंगे भाई? आप देखिए क्यों, समझो मेरी बात। अगर मैं समझना मेरी बात, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूं। अगर चीनी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई थी। तो इसका मतलब ये PA है, इनवर्स हो जाएगा ना XB के। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैसा लगा रहा हूं, तो डायरेक्टली पानी के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होंगे उतना ही तो प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ है ना, कि चीनी की ज्यादा होने से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, पानी की ज्यादा से होने से होगा। बात समझ ना? तो बताओ फिर, ये समझ में आ गई ना ये बात? अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो कांस्टेंट लगेगा। तो PA इक्वल टू क्या होता है? P0A इंटू X। यहां पर जो कांस्टेंट है वो P0A है, उसका प्योर प्रेशर। ठीक है, देखो मैं बहुत डेप्थ में जाके समझाऊंगा आपको, इसलिए एक बार में समझने का प्रयास करना। टॉपिक थोड़ा टाइट है इस चैप्टर में, कुछ भी सरल नहीं है, लेकिन एक बार आ गया तो इससे सरल चैप्टर भी नहीं है। इसमें पूरे नंबर मिलते हैं और लगभग कोई छूटता नहीं किसी का कुछ भी। तो ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है? P0 है, PA? हमेशा नॉट वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि वो प्योर है। आपने कुछ तो मिलावट की है ना। अब तुम कहोगे, अब एक बात बताओ, अगर ये बड़ा है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये बड़ा नहीं हो जाएगा? तो फिर बड़ा कौन है? अरे यार, अगर मैंने 2 में 2 का भी मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 2 से छोटा आ जाएगा क्या? तो फिर ये कैसे लिख पा रहा हूं? और इसमें ये बड़ा है, ये भी बात सही है, तो ये तो बात ही नहीं बन रही। कांस्टेंट है ना? नहीं, कांस्टेंट है तो क्या होगा? करेक्ट, ये बात। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये बात पढ़ाई थी। इसका मतलब XA की जो वैल्यू है वो 1 से क्या होगी? छोटी होगी। बोलो होगी कि नहीं? तो XA की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी, 1 माइनस XB होगी। अच्छा, अब मान लो ये मैंने यहाँ पर 500 लिख रखा है और यहाँ पे 1 से छोटी 0.9 ही ले लो, तो भी ये 450 ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ है ना। क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि बराबर आ जाए, अगर प्योर होगा तो, है ना। नहीं तो उससे छोटा ही आएगा, बड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं। बात क्लियर हो गई? अभी इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिएगा। पक्का क्लियर? ठंडे दिमाग से इस बात को सोच लो। कोई डाउट दिक्कत लग रहा है तो बताओ। XB नहीं होता मुक्तेश बाबू, XA होता है। B के कैसे हो जाएगा? अभी समझाया ना, B के नहीं हो सकता। चीनी अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। यहां मैं प्रोपोर्शनलिटी कह रहा हूं, पानी ज्यादा होगा तभी प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी तो इसके साथ मैच कर रही ना। बात क्लियर हो गई? अभी किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक, मतलब बहुत सारे सब पार्ट है। मैंने अभी आपको एक जनरल चीज बताई है कि ये राउल्स लॉ है क्या। अब ये डिवाइड होगा, आइडियल नॉन आइडियल के 2 पार्ट, फिर इस तरीके से बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो पहले इतना सबके दिमाग क्लियर होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर काम चलने वाला है। बोलो क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट नहीं करना है, पहले समझिए। बात क्लियर सभी को? पक्का? ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं इसको। लिख
सेम कॉन्सेप्ट। देखिए इन्होंने कहा कि चीनी की जगह अगर मैं चाय पत्ती डाल दूं पानी में तो क्या होगा। देखो चाय पत्ती पानी में डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि वो जैसे चीनी डिजोल्व हुई है लेकिन वो नॉन वॉलेटाइल है, ये तो वॉलेटाइल। देखो जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने पानी गर्म कर रहा था उसमें एक पत्थर डाल दिया, इससे क्या अंतर पड़ा? इससे क्या अंतर पड़ा? एक मिनट, इससे क्या अंतर पड़ा? तो ये कुछ भी अंतर नहीं पड़ा क्योंकि पत्थर तो नीचे बैठ गया। मसला तो सरफेस से ऊपर का है ना, गैसें कहां से निकलेंगी? नीचे निकलेंगे, ऊपर से निकल लेंगे, ऊपर से निकल लेंगे। तो जब ऊपर से निकल लेंगे और ऊपर कुछ है ही नहीं तो क्या समस्या है? वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो जो आप चीनी डाल, जो चाय की पत्ती डाल दोगे उसमें हल्का फुल्का रंग निकले, उससे मैटर आए, वो अलग बात है। अदरवाइज वो तो नीचे बैठ जाएगी ना, और सबका डिजोल्व होती है, इसलिए वो मसला खड़ा करती है। अगर मैं चीनी की जगह छोटे छोटे कंकड़ डाल देता, ठीक है, कोई बड़ा पत्थर डाल देता, तो वेपर प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वो सब नीचे बैठ जाने और वेपर्स तो ऊपर से उड़ रही है, तो मसला खत्म। बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? अभी कोई डाउट किसी को? तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था लिख लिया था, ये बताओ। हेनरी लॉ का कुछ लिखा था? नहीं, हेनरी डेफिनेशन लिखी थी हेनरी लॉ की? नहीं लिखी। ठीक है ठीक है ठीक है, हेडिंग गई थी हेनरी लॉ की। अरे हुआ क्या था फिर? सही समझाया था, ठीक है। देखिए मैंने हेनरी लॉ क्लियर कर दिया, राउल्ट्स लॉ का एक हल्का इंट्रोडक्शन दिया है। ये इसलिए दिया है क्योंकि अगली क्लास में जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अभी टाइम लगेगा टॉपिक स्टार्ट करने, तो टॉपिक बड़ा है, मैं बीच में बात लिख दूं फिर ये मत कहना ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। अभी मैंने आपको इसलिए समझाया कौन क्या है, क्यों है, कैसे है। अभी क्लियर है ना? कौन, अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है जिससे मैं जब स्टार्ट करूं तब कंफ्यूजन ना हो। टॉपिक तो बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमें यहाँ पर एक दो बातें और सीखनी है कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो एक हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी, लिखो सॉल्युबिलिटी। बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मिलने की, घुलने की। अच्छा चलो भाई लिखो, solubility of a substance is the solubility of the substance is the maximum amount of it it का मतलब कोई भी सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट है ना, of it which can be dissolved in a specific amount of solvent, which can be dissolved in a specific amount of solvent. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। मतलब हम, अब देखो ऐसा है, किसी की सॉल्युबिलिटी की एक लिमिट होती है ना, ये तो नहीं कि तुम डिसॉल्व करते ही चले जाओगे, तो एक लिमिट है, तो वो उसी की बात होती है, ठीक है। अब कितने टाइप का, जैसे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जानते हो ना क्या होता है? हाँ भाई फिरो, सॉल्यूशन बताओ ना क्या होता है? तो सॉल्यूशन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट होता है ना। हाँ, कितने टाइप का होता है, बस ये क्वेश्चन है। कोई बताए भाई? बता रही हो तो शाबाश, बताओ। 2 टाइप के, 9 टाइप के। अच्छा नहीं नहीं, तुमने पीछे वाला टॉपिक उठा लिया। अच्छा इससे तुमने एक काम बढ़िया किया भाई, आज कुछ हो या ना हो सुना जाएगा। 2-3 दिन से रोज कहता हूँ, भूल जाता हूँ। आज सुनना है, सुन के ही भेजेंगे। क्वेश्चन कराने थे वो सब करवा दूंगा बाद में, होंगे कहीं नहीं भागे क्वेश्चन, पहले सुना जाएगा। 3 दिन से सुनने का काम भी तो चल रहा है। इनके आंसर भेज दूंगा घर से करके, और बताओ तो मसला ही खत्म। आज सुने बिना नहीं छोड़ेंगे। एक काम करना, तुम सुना देना, बाकी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? एक अमन सुना देगा बस। तो देखो भाई देखो इसमें है तो बहुत सारे, ये बात सही है इनकी कि 9 टाइप के होते हैं। हमें इसमें से एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉलिड, हेड डाल दो, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, एलॉय वाला याद आ रहा है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड एंड सॉलिड याद आ रहा है? सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, ठीक है। अब मुझे ये एक बात और बताओ भाई कि ये कितने टाइप का होता है? बोलो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। बात तो सही है। कौन कौन से? ना 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 ना, ये सही नहीं। देखिए ये 2 टाइप के होते हैं।
अगर आपने दो सॉलिड चीजों को आपस में मिला दिया तो ये दो तरीके की होंगी। कैसे? मान लीजिए आपने मेटल में मेटल मिलाई, एलॉय फॉर्मेशन कर रहे हो, तो अब यहां पर दो कंडीशन बनेगी। जो एक तो मेटल वो है जिसमें आप कुछ मिलाने वाले हो, तो जो मेटल मिला रहे हो या तो वो उसके सेम साइज की होगी, ठीक है ना, या फिर उनके साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। कौन बड़ा कौन छोटा इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बस वो डिफरेंट है या सेम है। तो अगर वो सेम साइज के हैं तो वो क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। समझ गए ना? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहां ये हुआ कि मान लीजिए 10 एटम इस तरीके से लगे हुए थे, ठीक है, 10 एटम ऐसे लगे हुए थे और यहां पर मैंने दूसरा मेटल मिला दिया, तो वो मेटल इस जगह आ गया, इस जगह आ गया, इस जगह आ गया, इस जगह आ गया, और ये 4-5 यहां पर अलग लग गए। ये कह सकते, कहीं पे भी लग सकते हैं, मैंने समझाया कि मैंने आपको बताया, ये लग गए। तो इसने क्या किया, इनकी पोजीशन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया कि भाई तुम हट जाओ, हम लगेंगे वहां पर, यही तो हुआ है। तो ये कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड एलॉय या सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय मतलब सॉल्यूशन ही है वो, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। समझ गए ना? जैसे हम वो मंदिर में घंटा बनता, वो एलॉय जो है वो कई मेटल मिला के बनाई जाती है, वो मेटल सब नियर अबाउट सेम नंबर की होती हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशनल होगा। पीतल, पीतल में भी यही कहानी होती है, पीतल समझते हो ना? हाँ, तो उसमें भी यही कहानी होती है। लेकिन स्टील, स्टील क्या होता है, आयरन में कार्बन मिलाते हैं। अब आयरन बहुत बड़ा नंबर है, कार्बन तो 6 नंबर, ये 26 नंबर, ठीक है, तो उसमें ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो अगर ये एटम हट भी गए तो आयरन तो बहुत छोटा, यहां लगेगा, यहां से स्लिप हो जाएगा। अब एक चैप्टर तुम्हारे में से हटा दिया गया, सॉलिड स्टेट। नहीं तो पहले हम ये पढ़ाते थे कि स्लिप क्या होता है, कौन एटम स्लिप होता है, कौन फिक्स हो जाएगा, कौन फिट ही नहीं होगा, ये भी पढ़ाया था, इसके भी सवाल चलते थे। अब तो ये नहीं चलते। तो मान लो अगर मैं इसको हटा भी दूं और यहाँ पे कार्बन लगाऊं तो वो फिट ही नहीं होगा, जगह ज्यादा है, वो फिट नहीं हो रहा, वो निकल जाएगा बाहर। बात समझ में आई ना? तो वो क्या करे, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, वो इंटरस्टिशियल साइड में घुस जाएगा, इस जगह घुस जाएगा, क्योंकि यहां पर तो थोड़ी सी जगह होगी ना। अरे 4 एटम जब आपस में पास पास आ गए तो उनके बीच में तो जगह कम ही बचेगी ना, हाँ है ना? इनके एक्चुअल साइज से कम होगी ये जगह, तो वो यहां पर फिट हो जाता है। और ये जगह क्या कहलाती है जो इसके बीच में होती है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, या फिर वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड्स, ठीक है, ठीक है ना? तो एटम्स के बीच की जो जगह होती है वो इंटरस्टिशियल साइड या वॉइड कहलाती है। तो वहां पर वो क्या होता है, घुस जाता है और वहां पर वो बैठ जाता है। बात क्लियर? तो इस तरीके से दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए, एक हो गए इंटरस्टिशियल और एक हो गए सब्स्टिट्यूशनल। इसमें कोई डाउट है? नहीं? चलो नोट करो, पहला लिखो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सर इसी का नाम वॉइड है? हाँ, इंटरस्टिशियल साइड्स का ही नाम वॉइड होता है। बोलो क्लियर है ना? हाँ है ना? तो देखें जरा, इसको समझते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, these are formed by placing, these are formed by placing these are formed by placing atoms of one kind into atoms of one kind into voids of voids, voids of interstitial site, voids of नहीं atoms of one kind into the voids or interstitial site, और लगाना, ऑफ मत करना, और लिखना, voids or interstitial site in the lattice of atoms of other substance, in the lattice of atoms of other substance. लैटिस माने वो उसका यूनिट, मतलब एक करके लैटिस ऑफ एटम्स ऑफ अदर सब्सटेंस। सुनिए, कुछ एटम मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऊपर देखो, ठीक है, सबसे छोटा पॉसिबल जो स्ट्रक्चर होता है प्लेस, उसे यूनिट सेल या लैटिस बोल देते हैं, ठीक है ना भाई? एटम मिलके भी कुछ डिजाइन बनाएंगे ना, हाँ है ना? तो इसे ही यूनिट सेल या लैटिस बोलते हैं। ये भी 14 तरीके की होती है, ठीक है, और उन सबको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं।
ठीक है ना। तो लैटिस का मतलब है एटम्स ने मिलकर जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट बनाई है, स्ट्रक्चर बनाया है, वो लैटिस है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो मैंने ये लिखवाया है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्लेसिंग द एटम्स ऑफ द वन काइंड इनटू द वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड, वॉइड में या इंटरस्टिशियल साइड में इन द लैटिस ऑफ द एटम ऑफ द अदर सब्सटेंस। लैटिस मतलब ये, इसके लैटिस समझ गए ना क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने दूर दूर बनाई, ये ऐसे नहीं होते, ये पूरे घिरे हुए होते हैं ऐसे ऐसे। बात समझ आ गई ना। हाँ है ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये लैटिस। एग्जांपल लिख लो, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड WC, टंगस्टन कार्बाइड WC, W टंगस्टन, C कार्बाइड। WC की स्पेलिंग मतलब बुद्धि खराब है क्या? सुप्रणा किसकी स्पेलिंग पूछनी है? बोल एक बार टंग टंग कर रहे हैं। लिखो TUNGSTEN। ठीक है, अगला लिखिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन लिखिए जल्दी से। देखो गलत स्पेलिंग लिखने से बढ़िया है आप पूछ लो, वैसे इतने बड़े हो गए ना तो स्पेलिंग मत पूछना। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, दीज आर, एक सर थे मेरे पास, मतलब मेरे साथी थे, वो ऐसे लिखा था दीज आर दोज। ये वो है। एक तुम भी ये लिख लो, याद रहेगा तुमको भी। लिखो दीज आर दोज in which atoms comma molecules or ions, in which atoms comma molecules or ions of one substance, in which atoms comma molecules or the ions of the one substance take place ठीक है ना। क्या लिखा हुआ बेटा? एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ वन सब्सटेंस टेक प्लेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस और द पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस, पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। लैटिस या क्रिस्टल लैटिस एक ही बात होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। बोलो क्लियर? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये बात आपको आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला लिखेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो गया बेटा? सुनो भाई, कोई भी गैस है पानी में डिसॉल्व करनी है, किस बात पे डिपेंड करेगी ये बात? हाँ, एक तो प्रेशर है और बोलो बोलो। उसके मॉलिक्यूल्स का साइज। नहीं, बात तो बनेगी तो, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते, ये कुछ ज्यादा बात अलग हो गई थोड़ी बात। गर्मी लग रही क्या यार? फिर पानी कॉफी पूरी गिरी हुई फर्श पे गिरा गया। चलो यार, पंखा फिर और क्या बताऊं, आवाज नहीं आएगी इसमें। सुनो, हाँ अब मेरी बात सुनो, इसी वजह से तो सॉल्यूशन कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ये चैप्टर ही छूट जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेकंड में आप बिल्कुल सही, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। और भाई टेम्परेचर अगर मैं ज्यादा कर दूं तो क्या कोई गैस पानी में चली जाएगी? नहीं, गर्म हो। अरे जब पानी उड़ रहा है, गैस वहां कहां बैठी रहेगी? वो तो उड़ी जाएगी, समझ गए ना। और प्रेशर अगर कम लगाऊं
तो कल मैंने समझाया था, फूंक मार के डाल दो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, नहीं जाएगी। फिर और बताओ, अरे तुमको पता है कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है? कल लास्ट क्लास में सिखाई थी, कैसे बनती है? हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? अरे फूंक मारने से। अरे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है? तो हर कोई बना सकता है। 10 लोग इकट्ठे हो, मिलके फूंक मार दो। अभी मैं दोबारा बता दूंगा, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? इसीलिए ये चैप्टर ना कभी रिकॉर्ड नहीं करो। तुम उसको बार बार फोन ही क्यों मार रहे हो? बेटा यहाँ पे ना वो रुकी मुझे ध्यान जाओ, सही हो जाए भाई। 2 पॉइंट हो पाए, 2 और रह गए, जल्दी बताओ। नहीं देखो सुनो, एक पॉइंट इसमें ये बनेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी तो नेचर होना चाहिए कि उसमें डिजॉल्व होगी कि नहीं होगी। हाँ है ना? मैं सॉल्वेंट ऐसा ले लूं जिसमें डिजॉल्व भी नहीं हो सकती। मैं कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं डिजॉल्व करनी है, जितना मन करे प्रेशर लगा लो। मैं तो कहूंगा जी फेविकॉल में डिजॉल्व करो, या मैं बेंजीन ले आया, बेंजीन में डिजॉल्व करो, नहीं होगी डिजॉल्व। दूसरा कोई और कंपाउंड ले, बहुत कम डिजॉल्व होगी या नहीं होगी। तो इस बात पर डिपेंड करेगा, किस पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी। कल पढ़ाते समय बताया था मैंने आपको, हीलियम गैस बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर भी डिजॉल्व होने को तैयार नहीं है। तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। यही बात हमें लिखनी है, ठीक है भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब से एक बताएंगे, अब से मछली कहाँ रहती है? अरे वाह, और कौन से पानी में? कौन से पानी में? पानी पानी नहीं होता भाई, पानी तो बहुत टाइप का होता है। समुद्र में मछली रहती है, नदियों में नहीं होती। मैंने तालाब में भी देखी है, नदी की तो बात ही छोड़ दो। अरे तुम खा लो पहले, ढूंढ पाए नहीं ये कहाँ है, वो तो यार जीप घुमा रही है, खाने बैठी हुई है। इन्हीं जैसे लोगों के लिए बनाई गई है कि मछली जल की रानी है, तल के हमको खानी है। हाँ भाई बताओ, समुद्र बाहर निकल आओ समुद्र से, और कुछ जगह बताओ। ठीक है चलो दूसरे तरीके से बात करते हैं, आप बात पकड़ नहीं पा रहे हो। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, ठीक है? मैं आपको इसके आसपास के फैक्टर इसलिए समझाता हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनों की कल समझाया था मैंने आपको, परसेंटेज बढ़ गई है। जैसे इस साल फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, मैं आज आपको एक कटिंग भेजूंगा, ठीक है ना? एक जगह से मैंने खींची थी फोटो, मैं आपको ग्रुप पे डालूंगा, पढ़िएगा उसको। फिजिक्स में इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, पेपर कठिन हो गया था। केमिस्ट्री में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आए, कम, तो पेपर एवरेज था। और मैंने थोड़ा पढ़ाया भी था, मुझे मालूम था कि ये होगा, मैं पढ़ा के चला था। इस बार आपको और जगह पढ़ के आना है, क्योंकि ये बात पूरा मतलब पब्लिश हो गई है कि इस बार आपको एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक बढ़ा दी जाएंगे। मैं एक नोटिस वो भेजूंगा आपको कटिंग, ठीक है ना? आप देखिएगा। तो मैं ये पूछ रहा था, मुझे ये बताओ कि पानी के सोर्स, जो सोर्स नहीं, पानी जो है वो उनको कहाँ पर पानी जो नदियों में है, समुद्र में है, तालाब में है, इनको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? शाबाश शाबाश, हाँ कौन सा एक, और कितने हिस्से कितने? अरे वो नहीं, देखो इन्होंने बताया है बहता हुआ पानी, रुका हुआ पानी, ऐसे 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 करके बह रहा हो, खारा पानी, ये कह रहे थे नाले का पानी। सुनो, मात्र 2 टाइप हैं, या तो पानी खारा होगा या मीठा होगा। इसके अलावा 1-2 टाइप और भी है। सुनिए, आपने सुना होगा कहीं कहीं पर, बहुत कम है, इंडिया में भी है, कुछ झीलों में गर्म पानी होता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी के आसपास होता है, वहां पर आपने सुना होगा। हाँ मुझे जगह तो पता नहीं है, लेकिन इंडिया में एक जगह ऐसी है जहां पर कुंड है या फिर वो झरने टाइप के हैं, वहां पर पानी गर्म होता है। नदी, नहर, झरना क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वहां पे पानी गर्म आता है, ठीक है ना? सुना है बेटा? नहीं सुना तो गूगल कर लेना, तो मिल जाएगा कहाँ पर है। अरे वहां पर मैंने देखा है, वहां पर लोग एक रुमाल में चावल बांध के डुबो देते हैं, चावल बन जाते हैं, ये मैंने देखा है उत्तराखंड में।
भाई ये नहीं मालूम प्लेस, लेकिन ऐसा होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मछली क्या उसमें रहती है? मछली पक जाएगी। थोड़ा ऊपर रहेगी, कुछ और? ठीक है, तो मैंने इनसे पूछा था मछली उसमें रहती है, उनका उबल जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, मछली ठंडे पानी में रहती है, क्यों? बस अब टॉपिक पे आ जाइएगा, आ गए हम टॉपिक पे। ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में कई बार कि व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज प्रेफर्ड टू कोल्ड वाटर अदर देन द हॉट वाटर। तो जो पानी में रहने वाली स्पीसीज हैं वो कोल्ड वाटर को प्रेफर करती हैं हॉट वाटर के कंपैरिजन में, क्यों? इसलिए नहीं कि वो उबल जाएंगी, नहीं, ये मसला नहीं है। पानी गर्म होने से ऑक्सीजन कम, ये बात, सॉल्युबिलिटी घटती है टेम्परेचर के साथ। जितना पानी ठंडा होगा, हवा हल्की सी भी चली ऑक्सीजन घुल जाएगी और उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, सर्वाइवल के चांस ज्यादा होते हैं। अब पानी अगर हल्का सा भी गर्म है, उबलने वाली बात नहीं है। अगर देखो, मान लो एक तालाब है और धूप पड़ रही कस के, तो उसकी अपर लेयर गर्म हो जाती है, ज्यादा अंदर तो गर्म नहीं होता, तो मछली सारी अंदर घुस जाती है। तो यहाँ मतलब ये थोड़ा है कि हम ऊपर जाएंगे तो उबल जाएंगे, सन वो बर्न हो जाएगा, है ना? हाँ, तो वो सनस्क्रीन लगा के तो आएंगे नहीं ऊपर, घूम आते हैं। मुद्दा ये है कि अगर आप गर्म पानी में होंगी वो, तो उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो वो प्रेफर करती हैं ठंडा पानी। इसका मतलब वो गहरे में चली जाएंगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है। और ये भी टॉपिक निकलता है हमारा किससे? हेनरी लॉ से, क्योंकि हेनरी लॉ ने ही ये बात बताई थी। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, नोट करिए कहाँ तक पहुँच गए थे। देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, नंबर 2, नेचर ऑफ लिक्विड, nature of liquid, number 3, temperature, temperature of solution, number 4, pressure of the gas, pressure of gas over the solution, pressure of gas over the solution। उम्मीद है क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। the solubility of a gas, the solubility of a gas is related to, the solubility of a gas is related to its pressure by Henry's law, its pressure related to its pressure by Henry's law। ठीक है? This law states that at a constant temperature, at a constant temperature, partial, at a constant temperature, एक मिनट वैसे ही लिख लो, pressure of a gas is directly proportional to the pressure of the, बहुत सारा लेना इसलिए यही लिखवा देता हूँ। Henry law states that at constant temperature, pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas। ठीक है ना? is directly proportional to the, directly proportional नहीं लिख लो, directly proportional to the mole fraction of the gas। ठीक है भाई? हाँ आएगा। देखो ये सरल सी डेफिनेशन है, अगर आपको इससे कोई सरल मिले, प्लीज अगर आपको इससे सरल मिले तो वही नोट कर लेना और अपना लिख लेना। ठीक है भाई? मुझे तो ये सरल लगी तो मैंने आपको ये लिखवा दी। सीधी सी डेफिनेशन है, कुचल किचल भी नहीं है। आप देखिए, अब क्वेश्चन लिखेंगे। ये हेनरी लॉ खत्म हो गया मामला। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, वो हेनरी लॉ का ना वो लिख दो, फॉर्मूला और लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स गैस, हाँ है ना? और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? KH हेनरीज कांस्टेंट एक्स गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात, एक नई बात देखेंगे सभी लोग ऊपर। देखो एक्स गैस का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, अब लिखिए मत प्लीज, ऊपर देखिए, P इक्वल टू KH N गैस
AX है, N गैस अपॉन N गैस प्लस N वाटर, मतलब बेसिकली हम वाटर रखते हैं इसलिए मैंने वाटर लिख दिया, अदरवाइज आप सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सबको पता है, हाँ है ना। और N गैस निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, WB अपॉन MB का तरीका होता है, हाँ है ना, होता है या नहीं होता? हाँ, तो देखो अब यहाँ पर एक बात और समझिए, यहाँ ये तो देखो यहाँ से ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है क्या? अगर अभी पहला मोल फ्रैक्शन निकालने का एक तो तरीका ये हमने ऐसे निकाल लिया, ये मैंने आपको पहले दिन सिखा दिया था, ये होगा WB अपॉन MB के फॉर्मेट में, क्लियर है ना ये बात? एक और तरीका सिखाता हूं, अगर पानी बहुत ज्यादा है, मैं समुद्र में नमक मिला आया, तो क्या मिला के आया? कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और नमक उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो मैंने लिखा इफ NB इज वेरी वेरी ग्रेट, सॉरी NA इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NB, B मतलब क्या होता है? सॉल्यूट, हाँ है ना, और A मतलब सॉल्वेंट, मतलब पानी बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट हमारा बहुत ही कम है। तो क्या किया जाए, ध्यान से देखिएगा। तो हम देखो ऊपर तो रखना ही पड़ेगा, जैसे सोचो कि पानी के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1 करोड़ और ये आया 1, तो 1 करोड़ में 1 का जोड़ के भाग लगा के तुमने क्या नया कर लिया? बात नहीं ना, इसलिए मैं इसे यहां से निगलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां से नहीं कर सकता, तुमको तो यहां से भी कर देंगे, डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, वहां से निगलेक्ट कर दो, डिवाइड कैसे होगा? बात समझाई ना? जिनको नहीं समझाई उनको दूसरे तरीके समझाता हूं। इनके पास मान लो 1000 रुपए थे, ठीक है, और मैंने ये मेरे पास आए तो मैंने क्या किया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 गुना 10 का, तो इनके पास वैल्यू बढ़ गई 10,000 हो गई, ठीक है ना, बात समझिएगा, है ना। और यहीं पर मैं 10 का डिवाइड कर दूं तो वैल्यू घट जाएगी, है ना। या आप 10 कितने 1000 थे ना, 1 लाख ले लो, 1 लाख में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 10 लाख हो जाएगा, और डिवाइड कर दूंगा तो 10,000 रह जाएंगे। लेकिन अगर 10 जोड़ दूंगा या घटा दूंगा तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा होने वाला नहीं, बस यही बात। इस वजह से मैं डिवाइड को नहीं हटा पा रहा हूं, लेकिन इसको हटा सकता हूं, बात समझे ना। और अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा, N गैस मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा, P = KH N गैस अपॉन N वाटर हो जाएगा, सीधा सीधा बोलो हाँ है ना। अब देखो ये कितना ही सरल हो गया, N गैस, नंबर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है? WB अपॉन MB, ये होता है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, P = KH WB अपॉन B, मतलब यहाँ पर गैस है, चाहो तो गैस लिख लो, बेसिकली B है, समझ गए ना, B गैस ही यहाँ पे। तो WB अपॉन MB, और अपॉन में आएगा WA अपॉन MA, ऊपर चला जाएगा MA अपॉन, देखो कितना आसान हो गया ये फॉर्मूला, क्या ये बात समझ में आई? तो अगर